हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल जहां पर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार तैयारी। ऑलरेडी इस कहानी में हम दो चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं, दैट इज सॉल्यूशंस एंड योर हेलोएल्केन्स एंड हेलोरिन्स, यानी कि एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का और एक चैप्टर आप लोग का हमने कर लिया है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बारी आती है एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री की जहां पे बहुत सारे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैम बहुत सारी बातें याद करने की बट याद नहीं होता है। तो मैम आप एक ऐसा शॉर्ट समरी हमें इस पूरे चैप्टर का दे दो जो अगर मैं पूरा चैप्टर देख लूं, मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं फंसने वाले हैं, राइट? सो वेलकम बैक टू द चैनल। सभी बच्चे यहाँ वीडियो को लाइक कर देंगे और जैसा कि अभी तक आप लोग प्यार दिखाते रहे हो बस वैसे ही दिखाते रहेंगे और मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि इस चैप्टर के जो नंबर हैं वो आपकी जेब में चले जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुकी हूँ फॉर द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। तो अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th का ये पहला चैप्टर है। अगर मैं बोलूं पी ब्लॉक हालांकि आपका हट चुका है, सीयूईटी में है, नीट में है बट बोर्ड्स में नहीं है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक को, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को ये बहुत सारी दिक्कतें देता है। तो आपको दिक्कतें नहीं लेनी है, दिक्कतों की बारी अब समाप्त हो चुकी है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की? जरूरत पड़ी, आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हो, एक टेबल है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जहां पे इतनी सारे मैम एलिमेंट्स है, क्या याद करें क्या याद ना करें, इतने मैम एक्सेप्शन है। जैसा कि कहते ही हैं कि केमिस्ट्री नहीं मैम ये तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का भी रीजन होता है। अगर तुम्हें रीजन समझ में आता है तो वो तुम उसे आराम से याद कर पाते हो, और वही आराम से तुमको याद करवाने के लिए यहाँ पर इस चैप्टर को ईज अप करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। ठीक है, चलिए तो हम अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसमें आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल को। अब पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है सर्टेन ब्लॉक्स में, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि होता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डी ब्लॉक। क्या है डी ब्लॉक? एक बार अपने आप से जवाब लो, अपने मन के अंदर जाइए और सोचिए कि डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में अगर आपको एक लाइन में किसी को समझाना हो तो क्या बोलोगे आप, क्या समझाओगे उसको? उससे पहले मैं आपको बता देती हूं इस चैप्टर की वेटेज क्या है। तो अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो सीयूईटी में एक सेट था जिसमें 5 क्वेश्चन भी आए थे, तो आई वुड से मैक्सिमम मार्क्स वैसे इसके 25 नंबर तक गए हैं, बट मिनिमम आप 10 नंबर का तो मान के ही चलो ये आपके पेपर में आएगा। सो मैं अगर ब्रैकेट रखूं तो 10 से 25 नंबर का ही आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन काफी बार डी ब्लॉक से आपके पेपर में देखा गया है। ठीक है, बोर्ड्स की बात करें तो 7 नंबर का चैप्टर है, और अगर मैं नीट की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। लेकिन केवल यही इसकी कहानी नहीं है, इसके अगला जो चैप्टर है जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको क्रैक करने के लिए ये चैप्टर आना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का ब्रैकेट बना दूं, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन अकेला कर नहीं पाओगे, डी ब्लॉक के बिना उसके साथ आप बढ़ नहीं पाओगे, तो जो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये लीथल बन जाता है, तो आपके लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेती हूँ, देखो चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन क्या चीजें हैं जो पेपर में मैम आती हैं, क्या चीजें हैं जो मैम मुझे पढ़ने की जरूरत है? तो बेटा केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं तो 3 चीजें हैं जो इस पेपर से भयंकर मात्रा में पूछी जाती है, और 3 में भी एग्जामिनर का सबसे जो फेवरेट कंसेप्ट है भाई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पे कर पाओगे इस चैप्टर के, और साथ में कोऑर्डिनेशन के भी। तो सबसे बड़ा जो चीज फंसती है ना, जो आपको याद नहीं होती है, वो है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन नहीं, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में आपको सारी ट्रिक्स मिलने वाली हैं कैसे याद करना है आपको। उसके बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ, जैसे कि 10 प्रॉपर्टीज हैं। आपको उन सभी के रीजंस पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, और वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और एफ ब्लॉक से ज्यादा सवाल पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो हर बार पूछा जाता है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम करेंगे, और बहुत ही उसका दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि नहीं मुझे तो देना ही देना है, तो वो आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, मतलब कहानी ये है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, और ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये चैप्टर आपका ऑन टिप्स होने वाला है इस वीडियो के बाद, और लास्ट तक अगर आप इसको देखते हो, नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बस एक बार एनसीईआरटी रीड मार लेना, दैट इज इट। चलिए डी ब्लॉक की कहानी को शुरू करते हैं। मुझे बताओ डी ब्लॉक क्या है? क्या है डी ब्लॉक? डी ब्लॉक क्या बोलेंगे भाई? एक आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, कुछ ऐसी सी दिखती है, वो ऐसी सी कुछ ऐसी सी आपकी ये पीरियोडिक टेबल दिखती है, और नीचे यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट लगा देते हैं। रफली बताएं तो
तो मैम इधर जो चीज है उसको आप बोल देते हो, उसको ये थोड़ा मैम आपने बड़ा बना दिया है तो उसको आप थोड़ा सा शॉर्टन कर दो, तो ये जो है ये एस ब्लॉक कहलाता है, इधर जो है वो डी ब्लॉक कहलाता है, इधर जो है वो पी ब्लॉक कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करूं, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है आप क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आप उनको वेरियस ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में आता है तो हम बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट्स है सारे उन सबको हम डी ब्लॉक की कैटेगरी में रख देते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक और नाम इनको दिया जाता है, इनको बोला जाता है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोला जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आप लोग आजकल इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगाते हो उसमें ट्रांजिशंस बताते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन चाहिए लाइफ में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाने के लिए जो बीच में मिलता है तुम्हें ब्रिज, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये कर रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर मैम डी ऑर्बिटल, अच्छा बताओ डी ऑर्बिटल में, अब ये तो बहुत ही बेसिक बात है, आई थिंक आपको पता ही होगा, डी ऑर्बिटल में कितने सबशेल्स होते हैं भाई, आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा ये होता है, और इसके आगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनकम्प्लीट कब तक रहेगा, जब तक 10 नहीं होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकम्प्लीट है, 10 कंप्लीट हो जाता है, तो 10 वाला नहीं होगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो एक ओवरऑल ऊपर से हम कहानी की बात कर सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि और एस और पी के बीच में लाई करते हैं। किन को बोलते हैं, जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अभी मैं आपको ट्रिक्स सारी देने वाली हूं, डोंट वरी, बट अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होती है, NS के ऊपर कुछ मैप और N-1D के ऊपर कुछ, मतलब कि कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास यहाँ पे S ऑर्बिटल भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, कैसे देखना है, अभी इस कहानी को हम यहां से शुरू करते हैं। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, प्यारी सी सुंदर सी पीरियोडिक टेबल। मेरी फेवरेट पीरियोडिक टेबल ये वाली है क्योंकि ये ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपको जो जो बातें बताई थी वो सारी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैम देखो ये है आपका S, ये है आपका D, ये है आपका P और ये है आपका F। ठीक है, ये तो आपको सभी लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये आपके क्या है, कंप्लीटली फिल्ड जो आपके दिख रहे हैं, जैसे कि आपका हीलियम है, इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो क्या बन गया आपका नियॉन, दैट इज आपका 10। फिर इसमें आपने 8 ऐड करे 18 बन गया आर्गन। फिर आपने इसमें 32 ऐड करे तो क्या बन गया 36 पे आपका क्रिप्टन। फिर से आपने इसमें 32 ऐड करे तो क्या बन गया आपका 54 पे आपका ज़ेनॉन। और फिर से अगर आपने यहाँ पे 32 ऐड करे तो क्या बन गया ये आपका, यहाँ पे पेन नहीं चला, दैट इज योर रेडॉन। ठीक है, इसको मान लेना 54। ठीक है, सो टेक्निकली 18 ये, 19 ये, 20 ये, और स्कैंडियम शुरू होता है 21 से। स्कैंडियम किससे शुरू होता है, 21 से। ठीक है, तो यहां से आपकी डी ब्लॉक की कहानी शुरू होती है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, सो 21 से 30th ग्रुप, कितना 21 से 30th ग्रुप के बीच में है आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किसके बीच में लाई कर रहा है, 21 से 30th ग्रुप तक। ठीक है, अच्छा ये और भी आसान हो जाता है, क्यों मैम, क्योंकि 21 है तो देखो अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो इसमें डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, एक एक बढ़ता जाएगा, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और 10 हो गए। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, इसी को डी ब्लॉक बोलते हैं भाई, इसी को डी ब्लॉक बोलते हैं। अब डी ब्लॉक में क्या है मैम, मेरे पास 3 सीरीज हैं। क्या है मैम, मेरे पास 3 सीरीज है। एक अगर मैम बात करें तो ये स्कैंडियम वाली 3D सीरीज हो गई, इससे नीचे जो आपका है उसकी 4D सीरीज हो गई, और लास्ट में आपकी जो हो गई वो हो गई 5D सीरीज। तो जो डी और डी ब्लॉक है वहां पे मेरी 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D।
ठीक है, कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप के बीच में लाई करता है, 21st से 30th ग्रुप के बीच में लाई करता है। अभी यहाँ पे मैम एक खेल की बात है कि मैम आपने यहाँ पे ये बॉक्स बना रखा है, व्हाट इज दिस बॉक्स, व्हाट इज दिस बॉक्स। तो जो आपके ये दोनों जो नीचे निकाल के हमने रखे हैं फॉर एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक कहाँ पे लाई करता है एग्जैक्टली अगर आप सोचो तो एफ ब्लॉक का जो घर है वो वैसे डी ब्लॉक ही है, मतलब ये समझ लो कि इसको घर से निकाल दिया है, इसको घर में दबा के रखा जाता है कि भाई तुम बाहर नहीं निकलोगे। तो आप ये जो छोटा सा होल देख रहे हो ये एक सुरंग का होल है, सुरंग का गेट है यहाँ पे जिसके अंदर कौन रहता है, एफ ब्लॉक। सिमिलरली इस वाली सुरंग में कौन रहता है, एफ ब्लॉक में, यहाँ पे हैं आपके लेंथेनॉइड्स और नीचे वाले में आपके क्या हैं, एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सारे के सारे ग्रुप नंबर 21 में ही बैठे होते हैं। कहां पे होते हैं, ग्रुप नंबर 21 में ही बैठे होते हैं। लेंथेनियम से शुरू होता है तो लेंथेनॉइड, एक्टिनियम से शुरू होता है तो एक्टिनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक की दो सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो पहले आप लोग एटलीस्ट जान पहचान हो गई आपकी, है ना, आपको एलिमेंट्स समझ में आ गए हैं कि मैम देखो ये एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक मेरा 21 से 30 में लाई करता है, डी ब्लॉक 3 सीरीज में लाई करता है, 3D 4D और 5D। नीचे होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स और उसके भी नीचे होते हैं आपके एक्टिनॉइड्स। ऊपर की कहानी डी ब्लॉक की और नीचे की कहानी एफ ब्लॉक की। क्या हमें यहाँ तक क्लियर है? तुम्हें याद नहीं करना है यार, याद करवाने के लिए तुम्हें बैठी हूं ना, तुम्हें बस अभी हाय हेलो करना है, जस्ट हाय हेलो कि भाई तुम कैसे हो, चाहे भाई पी तुमने ऐसा ऐसा कर लेना है। आइए तो अब याद करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें एक छोटा सा एक होता है ना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई D1 से D10। अब एग्जैक्टली तो देखो नहीं होता क्योंकि अब हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, कुछ तो मैम एक्सेप्शंस रहेंगे, तो मैम एक्सेप्शंस भी बता ही दीजिए क्योंकि भाई कन्फिग्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जनरल याद करने की कोशिश करते हैं। 3D 4D 5D सीरीज को 3 ट्रिक्स मेरे पास है, तीनों ट्रिक्स आप याद कर लेंगे, आपको ये याद हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3D सीरीज से। आइए पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो S में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, D में आप 10 डाल सकते हो तो 1 से 10 के बीच में लाई करेगा। सो यू हैव 3। अगर 3D सीरीज की मैं बात करूं तो 3D सीरीज को कैसे लिखोगे आप, ये 3D है 1 से 10 तो 3D मतलब दिस इज n-1 तो ये क्या हो जाएगा 4s 1 से 2। ठीक है, अगर 4D सीरीज को मैं लिखना चाहूं तो 4D सीरीज 1 से 10 और ये हो जाएगा 5s 1 से 2। अगर 5D सीरीज की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 5D सीरीज 1 से 10 और ये क्या हो जाएगा 6s 1 से 2। तो टेक्निकली आपके पास 3D 4D 5D सीरीज है और ये n-1 है तो मतलब ये इससे एक नंबर आगे का ऑर्बिटल है। दोनों पास में होते हैं, दोनों की कंपेरेबल एनर्जीज होते हैं इसलिए साथ में लिखते हैं। ठीक है, अभी आपको और भी बातें समझ में आएंगी। चलिए तो कहानी आगे लेके चलते हैं और मैं आपको 3 ट्रिक्स दे रही हूं यहाँ पे, तो एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहली ट्रिक 3D सीरीज को याद करने की। अगर मैम 3D सीरीज को याद करना है तो क्या होगा, ऐसा दिल पे नहीं लेना है, याद करने के लिए केवल ट्रिक दी है। अगर आपको कोई और ट्रिक याद रखनी है तो आपकी मर्जी है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगी देखो ये सिंपल है, याद हो जाती है। ठीक है, तो पहले मेरे पीछे रिपीट करना आपको, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग निखिल कजन। ठीक है, दिल पे नहीं लेना मैम, सचिन तेंदुलकर बहुत महान है, आई नो इट, बट भाई केमिस्ट्री याद करने के लिए कुछ तो तिगड़मबाजी करनी पड़ती है ना। तो सचिन से आएगा स्कैंडियम, तेंदुलकर से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, कैसे याद करना है, अभी देखो D1 इसके ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है आपको दिख रहा है, तो फिंगर्स पे याद करेंगे हम लोग। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग निखिल कजन। कोई पूछे मैग्नीज में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, 5th पे आया मैम D5, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये बार बार रटने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार पूरी लाइन नहीं लिखना है, आपको इसको फिंगर्स पे करना है। तो 1 से 10 तक फिंगर पे आएगा, 1 से 10 तक ही इलेक्ट्रॉन्स है और जो भी नाम जिस भी फिंगर टिप पे आएगा वही उसके उतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका तो तुम्हें कम से कम ये भी याद है कि मैम इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी तुमको याद है, स्कैंडियम से आता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, 3D सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में 3D आएगी तो 3D को ज्यादा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, 3D हो गई। अच्छा अब आते हैं नीचे 4D को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 4D की कहानी करते हैं मैम। तो 4D भी सेम D1 D2 उंगलियों पे ही करोगे, 10 है 10 ही लिखने हैं। तो Y से शुरू होगा, ठीक है, तो Y जर्कोनियम, Nb मोलिबेडनम, Tc रुबिडियम,
ठीक है, रुकावट से आएगा रुबीडियम, फिर आएगा RH रोडियम, फिर आएगा PD, फिर आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका आयरन, सॉरी सिल्वर, और लास्ट में आ जाएगा आपका कैडमियम। ठीक है, ये भी D10 ही है। ठीक है, ये भी D10 है। अब आपसे कोई पूछे कि मोलिब्डेनम में कितने D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैं बिना एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप करोगे यारी जरा निभाना मौत, D4mm, तो 4 होंगे। ठीक है, सिंपल, कोई भी पूछ ले आपसे, फॉर एग्जाम्पल पूछे पैलेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहे पड़ी, 8 मैम, 8 होंगे। आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं याद रखनी, आपको उंगलियों पे करना ही सीखना पड़ेगा। लास्ट मतलब ये थोड़ा सा ना दोस्ती का था कि तुम्हें यारी निभानी चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए मौत तक, क्योंकि लाइफ में तो रुकावटें आती रहेंगी, बट यू शुड मूव ऑन, हैप्पीली मूव ऑन। आइए लास्ट की बात करते हैं, तो वो होगी आपकी 5D सीरीज, दैट इज LA से आपका शुरू होगा, लेंथेनॉल तो लेंथीनियम से, यहां से हम शुरू करेंगे होफ्नियम। ठीक है, फिर आएगा टंगस्टन। ठीक है, हफ्ता, सॉरी एक और है यहाँ पे, ला हफ्ता वर्णा। ठीक है, फिर आपका यहां से आएगा रमेश। ठीक है, RE, फिर ऑस्मियम। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहां से प्लैटिनम, फिर आएगा गोल्ड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहां से, हमें थोड़ा सा इसको, मतलब आप समझ रहे हो कि इसको थर्ड वाले को मैं इसके एक के नीचे एक ही लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ला, मैं इसका T है ना आगे लिख रही हूँ इस वाले के नीचे। ठीक है, और इसका एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक के नीचे एक आ जाएगा आपका ला हफ्ता। ठीक है, ला हफ्ता वर्णा रमेश, और आपसे यहाँ पे आएगा IR, फिर आएगा प्लैटिनम, फिर गोल्ड और H। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है ना, ये पूरी लाइन देखो, अगर मैं इसको पूरा एक बॉक्स में डालूं तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा क्या मैम, कि देखो ये पूरी लाइन D1 की है। ठीक है, ये पूरी लाइन D2 की है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में कर रही हूँ, ये पूरी लाइन D3 की है। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D4 की है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D5 की है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D6 की है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D7 की है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D8 की है, ये वाली पूरी लाइन आपकी D9 की है, और ये वाली पूरी लाइन आपकी D10 की है। समझ में आ गया या नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। मैं जो बाहर निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। ठीक है, और सारे तो अंदर ही हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए फिंगर्स पे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। कोई भी पूछ ले आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा 3D, 4D, 5D सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। आपको D10 मिल जाएगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहे पड़ी आगे चलकर, ला हफ्ता वर्णा रमेश और इंद्रजीत पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो आपको D10 समझ में आएगा। अच्छा, यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से, अगर आपसे कोई पूछ ले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से है, तो नॉन ट्रांजिशन कौन से होंगे भाई? ये और ये क्या होंगे? नॉन ट्रांजिशन, क्योंकि मैम इनका क्या है? D10 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करूं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉइनेज मेटल्स। तो ये तीन भी आपकी अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस के लिए एक आखिरी
एक आखिरी ट्रिक आपको याद करनी है, जैसे कि क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं, क्यों आ जाऊं, आज क्यों आऊं, बताओ क्यों आऊं आज। ठीक है, पिटाई करोगे, पिटाई करोगे, ठीक है, फिर उसका जवाब मिला नहीं, मौत तक रुकावट राहें पड़ी। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके क्या शो करते हैं, एक्सेप्शंस। क्या शो करते हैं, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहां पे जो मैंने बोला ये सभी में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 दिख रहा है आपको, मतलब ये 3D1 3D2 3D3 होगा, ये ऐसे 4D1 4D2 4D3 होगा, ऐसे ये 5D1 5D2 5D3 होगा। इसके पीछे आपको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि मैम ये लिखा है तो आपका इसके यहाँ पे क्या है, ये 3D है तो यहाँ पे क्या है 4S2, यहाँ पे क्या है 5S2, यहाँ पे क्या है 6S2। तो सब में S2 तो कॉमन ही है ना। अभी अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया तो सब में S2 तो कॉमन ही है ना। S भरने के बाद हम D की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो 6S या 4S या 5S सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप मान के चलिए। लेकिन केवल किन में नहीं होगा, केवल इनमें नहीं होगा, केवल किन में नहीं होगा, केवल इनमें नहीं होगा। ठीक है, केवल किस में नहीं होगा, दैट इज अगर मैं बोलूं CuAgAu। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, सबसे पहले किस किस में नहीं है मैम, देखो किस में नहीं है, क्रोमियम में नहीं है। ठीक है, एक आपका किस में नहीं है, कॉपर में नहीं है, एक किस में नहीं है आपका, दैट इज, इसके बाद आपका किस में नहीं है, Nb से शुरू होता है। ठीक है, तो Nb में नहीं है, उसके बाद किस में नहीं है, पूरी रो में नहीं है। ठीक है, ये आपकी मौत तक, ठीक है, ये रुकावट राहें पड़ी। ठीक है, ये भी था, पड़ी आगे तक था। ठीक है, आगे तक। ठीक है, ये था, और क्या था नीचे वाले में, PT और AU। देख लो किस में है, अगर हम चेक करें तो किस किस में है, क्यों आ जाऊं, पिटाई करोगे, नहीं, मौत तक रुकावट राहें पड़ी। मौत तक रुकावट राहें पड़ी तो यहां तक तो है ही। आज आऊं का आज है, क्रोमियम और कॉपर है, और लास्ट में प्लैटिनम और AU है। सब में जो एक्सेप्शन है वो क्या है, सब में एक्सेप्शन ये कहता है कि इसमें भी NS1 है, 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 और केवल इसमें NS0 है। क्या है, NS0 है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये टेबल तुमको अगर याद है ना तो तुम सारे सवाल कर पा रहे होगे, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम जो है आपको इसी टेबल को याद करवाने के लिए दिया है। ठीक है, इसी को याद करवाने के लिए दिया है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जो मैंने आपको बता दी है कि आप लोग की सबकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, केवल किन की NS1 है जो मैंने आपके अलग से मार्क करे हैं, और उसमें भी प्लैटिनम की NS0 है। क्यों ऐसा होता है बेटा, अगर मैं सच्चाई बोलूं तो सच्चाई ये है क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है वो अटेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ एनॉमलीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन देती हूँ और आप लोग ट्राई करिए कि आप इनको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसे आपसे क्रोमियम का पूछा, तो क्रोमियम क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, दैट इज 3D4 4S2। लेकिन याद करो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में मैंने क्या बोला था, ये 4S1 होता है। अगर ये 4S1 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां शिफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है 3D5। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर आप D ऑर्बिटल की बात करें, अगर आप D ऑर्बिटल की बात करें तो इसके पास 5 सब शेल हैं, और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही कॉपर की बात करें तो अगर आप कॉपर में निकालोगे तो क्या आएगा, 3D9 4S2। अगेन याद करिए ये एक्सेप्शन है, और अगर ये एक्सेप्शन है तो ये क्या कन्वर्ट होगा, 4S1 था आपको मैंने बताया था, तो एक इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3D10, और 3D10 हो गया तो ये क्या हो गई, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगेन स्टेबल है, इसीलिए ये एक्सेप्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नीज कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैग्नीज की कहानी की बात करें तो मैग्नीज क्या होता है, 3D5 4S2। आप लोग टाइम लेके इसको लिख भी सकते हैं। अगर 2+ लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 3D5 4S0।
ठीक है, आइए NB, अगर मैं NB की बात करूं तो कहां पे आता है NB? आपका NB आ जाता है आपकी 4D सीरीज में, यारी जरा निभाना, D3 होता है, D3 होता है, बट एक्सेप्शन होता है। अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है आपका 4D3 5s2, बट एक्सेप्शन है तो ये 5s1 बन जाता है, और अगर ये 5s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये 4d4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। जिंक की अगर हम बात करें तो आपको याद है ये लास्ट में आता है, तो ये होता है 3d10 4s2। एक बार ट्राई करिएगा रैंडमली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की इस ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो आप नॉर्मल लिखिए, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए, फिर याद करिए कि क्या वो एक्सेप्शन में किसी एक एलिमेंट लाई कर रहा है। अगर एक्सेप्शन में नहीं है तो नॉर्मल से जाइए, और अगर एक्सेप्शन में लाई कर रहा है तो 4s1 करिए, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम में अगर हम बात करें, सॉरी पैलेडियम में अगर हम बात करें तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, पैलेडियम में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम राइट, एक सेकेंड, पैलेडियम पैलेडियम पैलेडियम, यहां पे इसको सही कर लीजिए, वी वर टॉकिंग अबाउट पैलेडियम। ठीक है, तो यहां पे आपका पैलेडियम NS0 होता है और ये आपका NS1, तो केवल पैलेडियम है जो आपका NS0 में कन्वर्ट होगा, बाकी सब NS किस में कन्वर्ट होंगे, आपके 1 में। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी क्लियर हो चुकी होगी। लास्टली अगर मैं बोलूं तो देखो, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा फुली फिल्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फिर आपकी हाफ फिल्ड, फिर आपकी पार्शियली फिल्ड। तो अगर जैसे इन तीनों में आपसे कंपेयर करने के लिए पूछ ले, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं Mn2+ क्या होगा, मैग्नीज आपने पढ़ा है क्या है, 3d5 4s2, और अगर मैं मैग्नीज 2+ की बात कर रही हूं तो दैट इज 3d5। ठीक है, जिंक 2+ की बात करूं तो जिंक क्या है, 3d10 4s2। जिंक 2+ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, क्या होगा 3d10। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन क्या होगा, 3d6 4s2। अगर मैं आयरन 2+ की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3d6। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आ रहा है मैम क्या, ये आपका हाफ फील्ड है, ये आपका फुल फील्ड है, और ये आपका पार्शियल फील्ड है। तो अगर ऐसी कहानी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका, जिंक 2+, फिर क्या होगा आपका Mn2+, और फिर क्या होगा आपका आयरन 2+। तो इसी के लिए सारा खेल है, पूरा जो आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही खेला जाएगा। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आई होप यहां तक हमें क्लियर हो गई है सारी कहानी। प्लीज सभी लोग इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे अपने नोट्स में क्लास के बाद, मतलब वीडियो के बाद, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको ये याद हो चुकी है। ठीक है, सो आई होप इसके साथ हमें 3D सीरीज याद हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही जल्दी एक बार इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप मेजॉरिटी काम कर चुके हैं इन कॉन्फ़िगरेशन को याद करके यहां तक। ऑल राइट बच्चों, ऑल राइट, तो अगर हम इससे आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है वो है हमारी प्रॉपर्टीज़। और अगर मैं बात करूं तो हमारी टेक्निकली 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 8-9 हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एटॉमिक साइज इंपॉर्टेंट है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसका भी रीजन आता है, इसका भी रीजन आता है। ये कुछ 5 है जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, बाकी सब थोड़ा सा पेपर में कम आती हैं। तो हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी से, और वो है मेरी क्या, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट से पहले मैं तुमको एक चीज़ और बता देती हूँ। इससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और वो है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? देखो, आपके पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन आयरन अपने आसपास ही, फॉर एग्जांपल ठीक है, मतलब कि आपस में ये ऐसे बॉन्डिंग करके रहते हैं।
क्यों ये बॉन्डिंग कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टेक्निकली ये जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको तोड़ने के लिए, इसको इसकी गैसियस फॉर्म में लेके जाने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो अगर मैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करूं, अब ये बॉन्डिंग कब होगी? देखो, एक मेटल मेटल बॉन्डिंग कब बढ़ेगी? जब मेटल के पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। जितनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। यस और नो एवरीबॉडी, उसको उतना ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। यानी कि मैं यहाँ पर क्या ये बात बोल सकती हूँ कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबॉडी यस और नो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। ऑल्सो जितनी ज्यादा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा एक मेटल अपना मेटेलिक नेचर शो करेगा, उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। जितना ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, अगर तुम्हें इसे मेल्ट ऑफ करना है तो तुम्हें मेल्ट ऑफ करने के लिए इस बॉन्ड को अगेन आपको हटाना पड़ेगा, और जितने ही ज्यादा बॉन्ड बने उतना ही ज्यादा हटाने के लिए उसको हीट देनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो टेक्निकली बच्चे मैं यहाँ पे अगर एक बात बोलूं कि अगर या तो तुम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो या तो तुम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर लो। ठीक है, दोनों ही केसेस में, दोनों ही जो केसेस हैं, दोनों ही केसेस आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी ही ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन निकल कर आ जाएगी। राइट एवरीबॉडी? अब आपके पास वेरियस कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके पास क्या है? यू हैव D1, D2, D3, D4, D5, यू हैव D6, D7, D8, D9 और D10। D1 का मतलब एक, ठीक है, एक, बाकी सब खाली है, मतलब यू हैव 5 बॉक्सेस, 5 ऑर्बिटल है। D2 मतलब 2, D3 मतलब 3, D4 मतलब 4, D5 मतलब 5। ठीक है, D6 मतलब 1 2 3 4 5 और छठे में पेयरिंग 1 2 3 4 5, छठा और सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और D10 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स टॉक अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 1, कितने? 2, कितने? 3, कितने? 4, कितने? 5, कम होने शुरू होते हैं, 4 3 2 1 0। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे कन्फिग्रेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और फिर आके घट रहे हैं। तो यहाँ पर सेम ही ट्रेंड रहना चाहिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मैम पहले बढ़ना चाहिए और फिर घटना चाहिए, पहले बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए। लेकिन मतलब आप ऐसे बोलो कि हम D1 से D5 ऐसा बढ़ना चाहिए और फिर D10 पे घट जाना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली ये होता है कि D4 तक बढ़ता है, D5 पे घटता है, D6 यहाँ पे आता है और D10 यहाँ पे आता है। जो D5 है इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है मैम ऐसा? क्योंकि देखो कोई भी चीज बॉन्डिंग कब करेगी? जब वो स्टेबल नहीं होगी, उसे स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब बॉन्ड बनाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इसने बनाए बॉन्ड, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इन तीनों ने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इन चारों ने बॉन्ड बनाए। ठीक है, यहाँ पे भी इन चारों ने बॉन्ड बनाए, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे नहीं। यहाँ पे इन तीनों ने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इन दोनों ने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका तो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। लेकिन ये भी आपकी बॉन्डिंग में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे और इवेंचुअली इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी देखोगे तो वो भी आप कम ही पाओगे। आइए ग्राफ देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे स्कैंडियम तो बहुत ही नीचे हो जाता है, ठीक है, तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का सबसे ज्यादा पाया गया है, फिर मैग्नीज में डिप आ गया है, फिर थोड़ा सा D6 पे बढ़ा है और ये कॉपर है, और जिंक तो एकदम ही नीचे पहुंच जाता है क्योंकि वो आपका D10 होता है। तो अगर मैं बोलूं हाईएस्ट किसका होगा तो हाईएस्ट होगा क्रोमियम का। किसका होगा? क्रोमियम का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का। हर सीरीज में सेम ही ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, सेम ही ट्रेंड सभी में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्या क्लियर है हम लोग को ये बात?
यस और नो? ठीक है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ गया? आई थिंक अभी क्लियर हो गया। पेपर में आएगा ये कम क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल है भाई, ये स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, स्टेबल चीज है ये। ठीक है, तो अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुए, फिर यहाँ पे घट रहे हैं, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, और यही आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पाया जाता है। सेम ही ट्रेंड आपका किसका आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए भी। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लिखा क्या है, द रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज दैट D5 configuration the number of electrons goes on increasing, therefore number of unpaired electrons also goes on increasing, due to which metallic bonding gets stronger and melting point goes on increasing, right? सेम रीजन है यहाँ पे। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज, अब भाई मेटल मेटल बॉन्डिंग को तोड़नी है मुझे, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग है, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी रहेगी। तो ये भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। क्रोमियम तक मैक्सिमम हुई, मैग्नीज पे फिर से डिप आया, क्योंकि ये तो जाएगा ही नहीं मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने के लिए, और फिर ये आपका फिर से डिक्रीज हुआ। तो सेम ही ग्राफ मिलेगा आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट के लिए। क्लियर है बात सभी लोगों को? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है एटॉमिक साइज। देखो यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जनरल बात। जनरल बात कहती है, या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे जहां तक मुझे लगता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ते हैं, सेम शेल में इंक्रीज होते हैं, और सेम शेल में बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। जब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, साइज में कंप्रेशन आएगा, मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा। जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो तुम शेल्स इंक्रीज कर रहे हो, शेल्स इंक्रीज कर रहे हो तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा है। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ेगा। तो जनरल केस में तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा, और नीचे जाने पे साइज इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? Yes or no everybody? Just a second. ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे कहानी आगे लेके चलूं थोड़ा सा, और हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, राइट। तो क्या पाया जाता है ये, कि यहां से यहां एक अलग चीज हो रही है, यहां से यहां एक अलग चीज हो रही है, और यहां से यहां एक अलग चीज हो रही है। देखिए, अगर आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे क्या कर रही हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन में बढ़ा रही हूँ। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे भी एक शेल होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था। डी के बाद क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरी अगर 3D है तो ये मेरा 4s है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4s में मेरे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। डी में मैं इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रही हूँ, पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसा चल रहा है, ठीक है, मतलब 10 तक ही आपके एड ऑन होंगे, ठीक है। जब तक, अब देखो 2 यहाँ पे फिनोमेनास होती हैं। पहली फिनोमेना अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो है रिपल्शन, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको Z इफेक्टिव भी बोल देते हैं। और इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है कि रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बेहतरीन तरीके से वैसे भी शील्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, दैट इज योर Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन योर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन आने पर वो कुछ ना कुछ अब रिपल्शन क्रिएट करने लगते हैं, तो यहां पर क्या होता है, Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू योर स्क्रीनिंग इफेक्ट,
और जब ये 8, 9, 10 हो जाते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब तो रिपल्शन होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवर पावर कर जाता है इन कंपेरिजन टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा यहाँ तक। अब ये बराबर हो चुका है तो साइज सेम रहता है, और क्योंकि अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो रिपल्शन होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो यहाँ पे साइज स्लाइटली आपका इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज होगा, यहाँ तक साइज सेम रहेगा, और यहाँ पे जाके साइज आपका स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट साइज के ट्रेंड की बात करूँ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट साइज के ट्रेंड की बात करूं तो आप देखेंगे साइज कैसा होता है। जल्दी से देखिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट साइज के ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे कि मैम पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर सेम है, और फिर स्लाइटली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो क्यों होता है, जब यहाँ पे जेड इफेक्टिव जीत जाता है, जब दोनों सेम हो जाते हैं, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जीत जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे आपका जीत जाता है। एक सेकेंड, ओके और अगर मैं बात करूं डाउन द सीरीज, आपने लेफ्ट टू राइट का कहानी तो देख ली। अब आपके पास है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। लेफ्ट टू राइट तो आप समझ गए हो, पहले मैम पहले डिक्रीज करेगा, फिर सेम रहेगा, फिर मैम इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब मैं नीचे जा रही हूँ जनरली आपका साइज यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। मतलब अगर ये मैं बोलूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये 3D सीरीज हुई तो 4D में एक और शेल बढ़ जाएगी, 5D में फिर आपकी एक और शेल बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली आपको समझ में आ रहा है मैम, यहाँ पे साइज ये है, यहाँ पे साइज ये है, यहाँ पे साइज ये है, तो ऑब्वियसली हम डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ना चाहिए। पर होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तो साइज इंक्रीज करता है, बट 4D 5D का साइज जो आता है वो सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। अब इसका रीजन वैसे तो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ क्या, इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तभी मैं आपको इसमें डाल दूंगी। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि 4D के पहले बैठा होता है लेंथेनॉइड, 4D के पहले बैठता है कौन, लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड्स की वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि उनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट में यहीं पे इसको ऐड कर देना कि मैम अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे बात करो लेफ्ट टू राइट जाने की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मैम पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा, फिर इंक्रीज करेगा। रीजन मैंने डाल दिया क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है मैम, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज बराबर है, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, 3D 4s 5s 4D, तो हर सीरीज में आपके जो 4s और D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का रिपल्शन। जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन। ठीक है, डाउन द ग्रुप की अगर हम कहानी बोले तो मैम 4D से 5D तो नॉर्मल साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, सॉरी 3D से 4D, क्योंकि शुरुआत में आएगी 3D से 4D तो नॉर्मल साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन 4D से 5D आपका साइज सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कहानी आपकी रहेगी एटॉमिक साइज की। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है, और वही मैंने बोला बिकॉज ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द सेकंड एंड द थर्ड सीरीज एग्जिबिट सेम रेडियाइज एंड देयरफॉर दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज अ वेरी यूजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर मैंने 4D 5D सीरीज की बात करी तो उनका साइज आपको सेम देखने को मिलेगा। ग्राफ में भी आप देखोगे तो आपको साइज सेम ही देखने को मिल रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर आपको किसी भी मेटल को उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है और उसके ऊपर एक चार्ज बनवाना है, तो ये जो एनर्जी लगाई जाएगी यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पर आप आंसर दोगे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि इसका कोई भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है अगर ये स्टेबल है,
मतलब ये स्टेबल है इससे, तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये जनरली लो होगी। अगर ये चीज़ जो बन रही है ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर अनस्टेबल चीज़ बना रहे हो तो तुमको उसको ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या देखने को मिलेगी, हाई। तो जनरली, और अगर मैं बोलूँ जनरली जब मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट, जब मैं जनरली जा रही हूँ तो जनरली आपका क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रही है, तो जनरली आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट। जब आप नीचे जा रहे हो तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, न्यूक्लियस की पकड़ कम हो रही है, न्यूक्लियस की पकड़ कम हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो रही है, आप आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे एनसीईआरटी में वैल्यूज दिया है आपको फर्स्ट 3D सीरीज की, ठीक है, तो 3D सीरीज की आप देखोगे, देखो यहाँ पे इंक्रीज हुई, बट यहाँ देखो अगर मैं बोलूँगी वेनेडियम से क्रोमियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, वेनेडियम से क्रोमियम, क्योंकि देखो ये क्या बना रहा है वेनेडियम पॉजिटिव, ये बना रहा है क्रोमियम पॉजिटिव, क्रोमियम पॉजिटिव स्टेबल होगा क्योंकि वो 3D5 बनेगा, तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया। पेपर में सवाल आ जाएगा ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं आया। देखो यहाँ से यहाँ बहुत इंक्रीज आ गया, यहाँ से यहाँ अगेन आपका इंक्रीज आया, इंक्रीज आया, इंक्रीज आया, इंक्रीज आया, इंक्रीज आया। फिर से अगर मैं बोलूँ कि कॉपर में और यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं आया क्योंकि कॉपर पॉजिटिव भी स्टेबल होता है, तो अगेन ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज आया क्योंकि यार ये D10 था, स्टेबल से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे आप देखोगे ज्यादा एनर्जी लग रही है। यहाँ पे कम एनर्जी क्योंकि स्टेबल चीज बन रही है, यहाँ पे कम एनर्जी क्योंकि स्टेबल चीज बन रही है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी क्योंकि एक अनस्टेबल चीज बना रहे हो। तो आप जनरली भी देखोगे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन बीच बीच में है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी किसकी, आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आइए नेक्स्ट, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्यों शो करते हैं यार, क्योंकि देखो आपने देखा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं NS1 से 2 N-1 D1 से 10, तो मैं इन ऑर्बिटल का तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ, पर मैं इस ऑर्बिटल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ बॉन्डिंग करने के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक सेम होती है। एनर्जी काफ़ी हद तक सेम या कंपेरेबल होने की वजह से मैं इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, इनका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसीलिए अब जितने भी मैं इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करूँगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपकी शो कर पाऊंगी। तो पेपर में डायरेक्टली स्टेटमेंट आएगा, तो रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 D इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज, मैक्सिमम शो करता है मैग्नीज। ठीक है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो मैक्सिमम शो करता है मैग्नीज। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता है, कौन शो नहीं करता है, स्कैंडियम नहीं कर रहा है और जिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, स्कैंडियम नहीं कर रहा है और जिंक नहीं कर रहा है। जिंक पर क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर पूछेगा विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर आएगा स्कैंडियम। ठीक है, पर अब आपसे सवाल पूछेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम एंड जिंक, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम। बट अगर ओवरऑल डी ब्लॉक की बात करेगा तो आंसर होगा ऑस्मियम और रुबिडियम, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक चली जाती है। सो पूरी डी ब्लॉक का आंसर होगा ऑस्मियम और रुबिडियम, और केवल 3D का आंसर होगा मैग्नीज। तो याद रखना कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं क्वेश्चन रीड नहीं करती तो मैं आंसर को गलत मार्क करके आ सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट दो तरीके की, या तो पैरामैग्नेटिक रहेंगे या तो फिर वो डायामैग्नेटिक रहेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डायामैग्नेटिक जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके पास सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक, जो भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हर एक चीज का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है Nn+2।
ठीक है। अब जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आएगा, जितने कम होंगे उतना ही कम आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा। तो एक सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटिक कब होगा? जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या क्या हो सकता है? अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो सकते हैं? अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन का, तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 5 से ज़्यादा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो पेयरिंग हो जाती है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1 1 + 2 √3 आंसर आएगा। अगर मैं लगाऊं 2 2 + 2 इज 4 2 = 8, ठीक है। अगर मैं लगाऊं 3 3 + 2 इज √15, 4 4 + 2 इज √24, 5 5 + 2 इज √35। अब आपको वैल्यूज तो ये याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फॉर्मूले में लगाया एन की वैल्यू अगर मैंने, तो आपको यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है। 1 का होगा 1 पॉइंट कुछ, 2 का होगा 2 पॉइंट कुछ, 3 का होगा 3 पॉइंट कुछ, 4 का होगा 4 पॉइंट कुछ, एंड 5 का होगा 5 पॉइंट कुछ। अगर याद रखना है 7 8 8 9 9, डायरेक्टली वैल्यूज याद करिए। आप लोगों को अगर पूछेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7, मैग्नेटिक मोमेंट 2 है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.8, मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.8, 4 का 4.9, 5 का 5.9। सॉल्व नहीं करना है, वहां पे डायरेक्टली आपको मार्क करके आना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फॉर्मूला याद करना, मतलब पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले में n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको फॉर्मूला लगा के अंडर रूट की वैल्यू भी आनी चाहिए। लेकिन अगर पेपर में डायरेक्टली डेसिमल में पूछा तो आपको डेसिमल में भी निकालना यहाँ से आ जाना चाहिए। कोई भी पेपर में सवाल पूछ सकता है, जैसे कि पूछ लेगा फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ का, चलो मैं पूछ लेती हूँ कॉपर 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो कॉपर 2+ में सबसे पहले आपको कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो कॉपर क्या होता है 3d9 4s2, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है तो 3d10 4s1 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्या होती है एक्सेप्शन। 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो या तो 2 यहाँ से निकाल दो, या तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3d9। और अगर 3d9 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1, और अगर 1 है तो 1.7, टेक्निकली तो 1.73 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, बट 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, यूनिट क्या होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। पूछ लेगा आपसे कि इनको ऑर्डर में लगा दो, जैसे कि Mn2+ है, जैसे कि Fe2+ है, जैसे कि जिंक 2+ है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ डाल देती हूँ, तो पूछेगा इनको मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में लगा दूँ। Mn2+ D5, Fe2+ D6, जिंक 2+ D10, ये तो सेम ही हो जाएगा, कॉपर 2+ D9। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, क्या होगा 5.9 4.90 1.7। ऑर्डर में लगा सकते हो, सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा। आई थिंक आप लोग कर लेंगे। तो आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बट अगर अगेन मैंने बोला कन्फिग्रेशन याद है तो आप अगेन यहाँ पे भी सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कलर शो करते हैं। कलर शो करने के 3 रीजंस होते हैं, पहला होता है डीडी ट्रांजिशन, दूसरा होगा चार्ज ट्रांसफर, और तीसरा होगा कोवेलेंट नेचर। डीडी ट्रांजिशन का मतलब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो वैसे हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, बट जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो स्प्लिट करता है, ठीक है, स्प्लिट कर जाता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन चलो मैंने यहाँ पे बोला, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि यार मैं अभी लोअर एनर्जी लेवल पे हूँ, तो ये क्या कहता है कोई लाइट आ रही है इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके एक्साइट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर चला गया, इसको पता चल गया अब ये हायर एनर्जी पे, बट इसको फील हो रहा है अनस्टेबल, क्योंकि एनर्जी आएगी तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो कहेगा कि यार चलो मैं वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो किसी को नहीं पसंद, तो ये वापस से नीचे आएगा। लेकिन जो एनर्जी इसने ली है उसको रिलीज कर देगा, उसको रिलीज करता है। ये जो लाइट है ये जनरली विजिबल रीजन में लाई करती है, और विजिबल रीजन में लाई करेगी तो क्या शो करेगी कलर, क्या शो करेगी कलर। तो डीडी ट्रांजिशन अगेन कब आएगा, जब आपके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो जाएंगे नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चंचल मन के जीव होते हैं जो कि उछल कूद करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो कलरलेस रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास D1 से D9 तक है तो ये कलर्ड होंगे। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। आपको केवल कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 कलरलेस, जिंक 2 पॉजिटिव D0 कलरलेस। तो कोई भी अगर D0 है या जिंक केवल रख दो D10, वो भी कलरलेस D10 हो जाएगा। कोई भी अगर आपकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है Cu+ रख दे D10 कलरलेस हो जाएगा। तो जब भी आपको D0 या D10 मिल रहा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कलरलेस होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड वो शो कर सकता है थ्रू डी ट्रांजिशन। लेकिन स्टिल अगर ऐसा कोई केस है जहां पे आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और फिर भी वो कलर शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल KMnO4,
अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये क्या है, MnO4 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा x + 4 × -2 बराबर -1, तो x बराबर +7। ठीक है, तो मैग्नीज यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7। मैग्नीज है यहाँ पे तो मतलब 3d0, मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों के सातों चले गए तो d0। फिर भी ये आपका कलर शो करता है, फिर भी ये आपका कलर शो करता है, क्यों? तो इसका रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर। बेसिकली यहाँ पे जो ये O2 नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नीज एक्सेप्ट करता है। जब ये मैग्नीज एक्सेप्ट करता है तो फिर से ये इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप कलर्स देख पा रहे होते हो। तो यहाँ पे जो रीजन है वो याद रखना क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, चार्ज ट्रांसफर जो आपका ऑक्सीजन ने करा है उसकी वजह से ये मैग्नीज कलर शो कर पा रहा होता है। ये एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और लास्टली आपके रहेंगे दैट इज योर कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स भी कलर शो करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे कि AgCl, AgBr, तो ये भी कलर शो करेंगे। तो इस केस में ये वाले कंपाउंड्स कलर शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कोवलेंट नेचर। ठीक है, कोवलेंट नेचर की वजह से ये आपके कलर शो कर रहे होंगे। ठीक है, चार्ज अपॉन साइज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा अच्छा कलर यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस इसका रीजन आ जाता है कि क्यों ऐसा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसका आपके पास 3 रीजन है। ठीक है, पहला क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, इसीलिए कैटलिस्ट बन जाते हैं वो लोग। ठीक है, उनका सरफेस एरिया अच्छा होता है इसलिए बन जाते हैं। और लास्टली उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए भी वो आपके कैटलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे आए तो हम बात कर लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं, फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इसीलिए मैंने बोला था ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लिंक करता है नेक्स्ट चैप्टर से। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए जो जरूरत है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हालांकि हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम बोलते हैं उन स्पीशीज को जो एक ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस से बनती है। मतलब कि वहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं मेटल्स हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और एक्सेप्ट को जो इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करता है वो होता है ल्यूइस एसिड। तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वहाँ पे हम बोलते हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो मेटल का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये पेपर में आता है, तो उसके हैं 3 रीजंस आपके। सबसे पहले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा होता है, उनके ऊपर ज्यादा चार्ज आ सकता है। जितना ज्यादा चार्ज आ सकता है उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। जैसे Mn7+ में चला जाता है, Mn5+ में चला जाता है, आयरन 3+ में चला जाता है, 4+ में चला जाता है। जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना अच्छे से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना पाएगा। एंड लास्टली उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो पेपर में 3 रीजंस आते हैं। CUD 2023 का सवाल था, व्हाई डज डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 3 रीजन से आपको यही याद होने चाहिए, छोटा साइज है, बड़ा अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा चार्ज है, और तीसरा उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्टली देखो बहुत सारे जो क्या कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं। जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं तो कंपाउंड, जैसे मैंने आपको अब आयरन का बना के दिखाया था फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आयरन की बात करूं तो मैंने आपको ये आयरन का फॉर एग्जांपल ये बनाया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और इंटरस्टिशियल साइट में छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये बीच में आके बैठ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है टाइटेनियम कार्बाइड, TiC, जहां पे कार्बन टाइटेनियम की इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ जाता है। तो पेपर में इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी पिछले साल पेपर में आपके आया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि TiC का जो मेल्टिंग पॉइंट है टाइटेनियम के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है, ये काफी हार्ड होंगे और इतने हार्ड होते हैं कि कभी कभी तो ये डायमंड जितने हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, डायमंड की बराबरी कर लेते हैं।
इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको ये रिटेन करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, जैसे मेटल कंडक्टर है वैसे ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कंडक्टर है, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। पेपर में इसी पॉइंट को बदल के बोलता है केमिकली रिएक्टिव होते हैं, तो नहीं, केमिकली इनर्ट पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पेपर में कई बार आ चुकी है, आपके पेपर में भी इस बार आ सकती है। बीइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज अलॉयज फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके बहुत सारे अलॉयज बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि ब्रास हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका ब्रॉन्ज हो गया, तो ये सब आपके क्या है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, ये क्या है आपके अलॉयज। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होते हैं, हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, दो सॉलिड को जब आप मिक्स करोगे होमोजीनियस मैनर में तो बनेगा अलॉयज। तो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। तो बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉयज बनाते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस। आपको पता है, क्योंकि मैंने बोला कि रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तब भी वो सेम हो रहा है, जब मैं डाउन द सीरीज जा रही हूँ तब भी वो सेम हो रहा है। तो सेम रेडियस होने की वजह से ये आपके अलॉय फॉर्मेशन में काम में आ जाते हैं। अलग अलग, जैसे ब्रास कॉपर जिंक का है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन का है, तो आपको पता होने चाहिए ये अलॉयज क्या है। बस इतनी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें पता है तो आप मोस्टली मतलब 95% ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ से अपने सारे कर पा रहे होंगे। डी ब्लॉक का सारा खेल कॉन्फ़िगरेशन का और आप लोगों को याद हो जानी चाहिए इस वीडियो के बाद। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है रीजन बेस्ड, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। और लास्ट एक पॉइंट है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार जरा इसको देख लीजिए। देखिए, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली न्यूक्लियस से कौन सा जो ऑर्बिटल है वो बेहतरीन शील्ड कर सकता है। तो अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ क्या होते हैं, पुअर शील्डिंग, पुअरेस्ट, बल्कि अगर मैं बोलूं पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट है इनका, ठीक है, राइट। तो आपके पास क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं 4F सीरीज है और 5F सीरीज है, तो यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड बैठता है, ठीक है, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स है, यहाँ पे आपके एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है हालांकि, क्योंकि दोनों ही एफ ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूं तो देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है, एक कुछ मैं अंदर भी बना देती हूँ कि बहुत सारी सीरीज है, मैं शुरू पीछे से कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर ये 4F है तो ये 5D है और ये 6S है, ठीक है। 4F में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, बहुत सारे हैं, मैं भी बना रही हूँ बस। ऐसे ही आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं 5D और ऐसे ही 6S में 2, ठीक है। अब इनका क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है कमजोर। किसका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, इनका। मतलब कि ये जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है इनका क्या है, अगर मैं बोलूं ये जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है इनका क्या है, दीज हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि न्यूक्लियस को ये अपने तक रोक नहीं पाएंगे। मतलब न्यूक्लियस इन तक तो पहुंच ही रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, बट ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को अपने तक रोक नहीं पाते, तो न्यूक्लियस ये पीछे वाले एस तक भी पहुंच जाता है, न्यूक्लियस इस डी तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब न्यूक्लियस हालांकि यहाँ तक पहुंचना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि ये पुअर शील्ड है, ये इसको अपने तक रोक नहीं पाते हैं, तो न्यूक्लियस यहाँ तक पहुंच जाता है। और न्यूक्लियस यहाँ तक अगर पहुंच गया है तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा तो इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेक्निकली क्या होगा, उस एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ s orbital electrons in participation फॉर बॉन्डिंग। तो मतलब ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्ड बनाने में, क्योंकि न्यूक्लियस इन तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका साइज भी डिक्रीज हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोल देते हो आप, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली कहानी क्या है, कहानी ये है
कि न्यूक्लियस को f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, अब जब जो आपको मैंने d ऑर्बिटल में भी मैंने बोला था कि 3d 4d और 5d इनका साइज बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो जितना साइज बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली साइज यहाँ पे आपका दोनों का सेम हो जाता है, इसलिए जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज आप सेम सा पाते हो। क्यों पाते हो? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पेपर में सवाल आता है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबडी, क्या आपको ये बात क्लियर है? और इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सी कहानी है ये, एक बार और रिपीट में कर देती हूँ। न्यूक्लियस को 4f के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर पाते, न्यूक्लियस को अपने तक रोक नहीं पाते, इसीलिए न्यूक्लियस लास्ट के ऑर्बिटल s तक पहुंच जाता है। s तक पहुंच जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, तो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और अंदर की तरफ खींच रहा है तो टेक्निकली आपका साइज भी डिक्रीज हो जाता है। और इसी कहानी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे दो फिनोमेना होती है। सबसे पहला साइज डिक्रीज होता है, और दूसरा क्योंकि साइज डिक्रीज ओवरऑल आपके पूरे लेंथेनॉइड्स का हो रहा है, लेकिन लेंथेनॉइड में साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथेनॉइड में डिक्रीज हो रहा है, बट डी ऑर्बिटल का जो साइज है 4d और 5d का, उसका सेम हो जाता है। साइज सेम होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर सी पाई जाती हैं। सो दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर टेक्निकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ मैंने आपको यहाँ पे मेन सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवा दी हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हो, लेंथेनॉइड से ल्यूटीनियम तक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं आपके f ऑर्बिट या f ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। सो टेक्निकली फाइनली ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। आप सभी लोगों को आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को लगता है याद मैम अभी भी बाकी है तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, नोट्स बना लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आप अपना मतलब सेव कर लो, या फिर आप इसको 2-3 बार देख लो। और अगर आपने इस वीडियो से एक भी काम की चीज सीखी, वैसे तो मुझे लगता है इस वीडियो में हर एक चीज वो है जो आपके पेपर में आ रही होगी, पक्का आ रही होगी, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के टाइटल में ही बोला है, तो बिल्कुल 110% पेपर में आ रही होगी। लेकिन अगर आपने सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना कि सबसे मजेदार चीज आपको क्या लगी, कैसा लगा आपको ये सेशन, और वीडियो को जरूर 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 लाइक करके जाइएगा। ठीक है, सो दैट इज इट। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, और येलो हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट बच्चों।